नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। नरेंद्र मोदी के जो कार्यकलाप हैं, उन कार्यकलापों के खिलाफ विदेशों में गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है और खासतौर पर अभी 1 मई को ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन नाम की संस्था, जो कि यूएनओ की संस्था है, इस संस्था ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक्रीडेशन देने से मना कर दिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक्रीडेशन या प्रमाण पत्र, वैधता प्रमाण पत्र 2023 और 2024 ये 2 साल के लिए स्थगित कर दिया। यह एक तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता रद्द करने जैसा कदम है। इस संस्था ने 2016 में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो एक्रीडेशन था उसे रद्द किया था। जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं तो वे एक्रीडेटेड विश्वविद्यालय हैं, जिनकी मान्यता प्राप्त डिग्री है, उन्हीं के डिग्रियों को नौकरियों में महत्व दिया जाता है। हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इमेज यह है कि अब वह मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो यूएनओ में जो तमाम ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो गतिविधियां होती रहती हैं उनमें वो उसे वोटिंग राइट नहीं होगा, वो गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएगा, विश्व के मानवाधिकार संबंधी मसलों पर सहयोग नहीं कर पाएगा। और यह अपने आप में अपमानजनक है और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और गृह नीति दोनों की असफलता का द्योतक है। लंबे समय से भारत को इस संस्था से A ग्रेड का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रमाण पत्र मिलता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की इस संस्था को लेकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस संस्था को लेकर जो भूमिका रही है और जिस तरह से उन्होंने वहां एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को वहां मुखिया के तौर पर बिठाया, अरुण मिश्रा को, उसके बाद में जो उनकी गतिविधियां रही हैं और जो जिस तरह के उनके वक्तव्य रहे हैं, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों ने और संगठनों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अपील की थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गतिविधियों और चरित्र के बारे में वे गंभीरता से विचार करें, और उनकी शिकायत को गंभीरता से ग्रहण किया गया। और भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि उनका तरीका है कि वो हर चीज के लिए लॉबी करते हैं, इसके लिए भी उन्होंने लॉबिंग की, लेकिन लॉबिंग काम नहीं आई। उन्होंने तरह तरह की कोशिशें की लेकिन काम नहीं आई, और अंत में ये जो संस्था है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, इसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक्रीडेशन स्थगित कर दिया। और ये अपने आप में नरेंद्र मोदी की गृह नीति और विदेश नीति के पराजय का एक बहुत बड़ा संकेत है। जो देश इस एक्रीडेशन कमेटी के मेंबर थे, जिनके पास में इसकी छानबीन करने की जिम्मेदारी थी, उनमें न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, होंडुरास और ग्रीस, ये 4 देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें देखने की कोशिश की और जांच परख की, और पाया कि भारत इस लायक नहीं है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक्रीडेशन दिया जाए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है, जो कि 1 मई को अभी इलेक्शन के दौरान ये एक तरह से ये चीज सामने आई। एक और चीज है जो कि इसके साथ सामने आई, जिसको कि हम लोगों को कायदे समझना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने जो चंटू मंटू की तरह काम करने वाले जज हैं,
उनमें एक अरुण मिश्रा भी है। वो अरुण मिश्रा साहब जो है वो जून 2024 में इस पद से मुक्त होंगे। और अरुण मिश्रा का रिकॉर्ड जो है वो चंटू मंटू की तरह, चारण जजों की तरह वे बदनाम है और विख्यात है। अरुण मिश्रा जो कहने के लिए जज है, लेकिन दिमाग से जज नहीं है। वो जजमेंट करना और जज करना नहीं जानते, चीजों को समझना भी नहीं जानते। उन्होंने मानवाधिकार आयोग का किस तरह से भ्रुता बनाया और संविधान विरोधी बनाया उसे, उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्योंकि अरुण मिश्रा के कामकाज और सरकार का जो रिश्ता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ में, उस सब की इससे पड़ताल हो सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बुकलेट ह्यूमन राइट्स 75 शीर्षक से पब्लिश की, जिसमें कि अरुण मिश्रा ने भी लिखा। और अरुण मिश्रा ने जो लिखा उसमें उन्होंने ये बताया कि भारत की सभ्यता के प्रारंभ से ही भारत में जो है न्याय और निष्पक्षता की जो है परंपरा रही है, और उसी के आधार पर प्राचीन वेद उपनिषद, इसका सबका उन्होंने जिक्र किया है। और वेद उपनिषद वगैरह में जो तमाम जो न्याय और निष्पक्षता के जो विचार व्यक्त किए गए, उसी के आधार पर भारत में जो है न्याय और निष्पक्षता की नींव पड़ी है। और आध्यात्मिक सत्य के उद्घाटन से वेद और उपनिषद के ज्ञान से बड़ी मदद मिलती है। इसी में वो आगे लिखते हैं, जिससे कि उनके दिमाग का जो है इस हिंदुत्ववादी रुझान और संविधान विरोधी रुझान साफ नजर आता है कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे, वो कैसे सोचते हैं। उन्होंने लिखा है कि न्याय और निष्पक्षता की धारणा प्राचीन साहित्य के केंद्र में है। मनुस्मृति उस युग के सामाजिक नियमों एवं न्याय के सिद्धांतों का दस्तावेज है। इसमें अपराध के लिए दंड का भी प्रावधान है, अनकोट। अरुण मिश्रा ये भूल गए कि मनुस्मृति की धारणाओं के खिलाफ ही हिंदुस्तान का संविधान बनाया गया। मनुस्मृति सबसे बदनाम ग्रंथ है हिंदुस्तान के पूरे सिविलाइजेशन के इतिहास में, जिसने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक भेदभाव की बुनियाद खड़ी की, जो कि आज तक हमारे जेहन में बैठी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उनकी बुनियादी धारणा थी ये, और संविधान की बुनियादी समझ है। वो मनुस्मृति के प्रत्येक दृष्टिकोण का, प्रत्येक नियम का, आदर्श का वो विरोध करता है हमारा संविधान। स्वयं अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अगर अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा और वो ये सब लिखेगा कि मनुस्मृति न्याय और निष्पक्षता का जो आदर्श है और मानक है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर देश में, लेकिन विदेश के लोग तो पढ़ते हैं, उन्होंने ध्यान दिया। अमित शाह झूठ बोलते हैं कि वह हिंदुस्तान के संविधान का पालन करते हैं। अगर वह हिंदुस्तान के संविधान का पालन करते थे, या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के संविधान का पालन करते हैं, तो उन्होंने अरुण मिश्रा को हटाया क्यों नहीं? ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन पोस्ट से इस व्यक्ति को बेदखल क्यों नहीं किया, जो खुल्ला चेयरमैन की पोस्ट पर बैठकर जो आर्टिकल लिख रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पुस्तक में? वो ये आर्टिकल किसी अखबार में लिखता समझ में आती है ये बात, लेकिन जिस पुस्तक को के साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संबंध है, उसमें वो मनुस्मृति की भूरी प्रशंसा लिख रहा है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप वो अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन के सर्वोच्च पद पर रखेंगे, तो संदेह तो होगा ही कि हिंदुस्तान को आप किस नरक में ले जाना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान को पुनः मनुस्मृति की दिशा में ले जाना चाहते हैं।
सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन की दिशा में ले जाना चाहते हैं। मनुस्मृति को मानने और लागू करने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान को सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन की दिशा में ले जाना। मनुस्मृति हिंदुस्तान की सभ्यता की परंपरा में आज की डेट में सबसे अप्रासंगिक और जन विरोधी किताब है। न्याय और निष्पक्षता की वो शत्रु है वो किताब। समानता का कोई किसी भी किस्म का संबंध नहीं है उस किताब से। समानता की विरोधी है वो। और हिंदुस्तान का संविधान समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर टिका हुआ है। कायदे से होना यह चाहिए था कि जो पेरिस के कन्वेंशन के जो नियम थे, कसौटियां थी, उन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को असर्ट करना चाहिए था पेरिस कन्वेंशन में क्या लिखा हुआ है, जिसके आधार पर मानवाधिकार का पूरा पैराडाइम परिभाषित किया गया है। उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये जो पेरिस कन्वेंशन है, इस पेरिस कन्वेंशन को, जो यूएन का ही कन्वेंशन है, उसको 1993 में स्वीकृति दी गई। इसमें 6 कसौटियां हैं जिन पर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को खरा उतरना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन 6 कसौटियों पर खरा नहीं उतरा, इसी वजह से उसका एक्रेडिशन स्थगित कर दिया गया 2 साल के लिए। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में एक बार 2016 में स्थगित किया गया और अब दूसरी बार 2023 और 2024, एक साथ 2 साल के लिए। यानी नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 3 बार स्थगित किया गया, 3 साल के लिए स्थगित किया गया एक्रेडिशन। पेरिस कन्वेंशन जो 1993 का पेरिस कन्वेंशन है, उस 1993 के पेरिस कन्वेंशन की 6 कसौटियां हैं, जिन कसौटियों पर भारत को या किसी भी देश के मानवाधिकार आयोग को खरा उतरना चाहिए। पहली कसौटी यह है कि उसके पास में मैंडेट होनी चाहिए और उसके अंदर कॉम्पिटेंस, क्षमता होनी चाहिए। उसके पास में यह अधिकार होना चाहिए कि वह जो कहे उसे लोग माने, सरकारें माने, संगठन माने, पुलिस माने। उसकी एक क्षमता होनी चाहिए कि वो उसे इंप्लीमेंट करा सके। दूसरी उसकी जो कसौटी है वो ये कि वो सरकार से उसे स्वायत्त होना चाहिए। संविधान में उसे स्वीकृति दी गई, वो स्वतंत्र रूप से उसको मान्यता हो काम करने की। वह बहुलतावाद को माने और उसके पास में पर्याप्त संसाधन हो और जांच करने के पर्याप्त अधिकार हो। ये जो कसौटियां हैं पेरिस कन्वेंशन की, इन कसौटियों पर भारत का मानवाधिकार आयोग खरा नहीं उतरा और इसी आधार पर 1 मई 2024 को भारत की इमेज मिट्टी में मिला दी गई। मैं बार बार कहता रहा हूं कि हमारी गृह नीति का संबंध हमारी विदेश नीति से है। हमारे अगर राष्ट्र में, देश के अंदर दंगे होंगे तो देश की इमेज बाहर जाएगी। अगर बलात्कार की घटनाएं होंगी तो इसकी इमेज बाहर जाएगी और इससे हमारी विदेश नीति प्रभावित होगी। नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री जयशंकर, सबसे खराब काम उन्होंने किया है जो पिछले 2019 से वो चल रहा है, वो यह कि जब बाहर भारत में घट रही मानवाधिकार हनन की कोई घटना सामने आती है और वो मीडिया के जरिए बाहर प्रकाशित होती है तो लोगों का ध्यान जाता है, तो विभिन्न सरकारें और विश्वव्यापी संस्थाएं वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वे अचानक बोलते हैं कि यह भारत का घरेलू मामला है, विदेशों की सरकारों को, संस्थाओं को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का आंतरिक मामला कह के मानवाधिकार हनन को आप फर्श के नीचे नहीं खिसका सकते। मानवाधिकार या मनुष्य एज ए सच, ये विश्व की खाती है, धरोहर है। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कहते हैं कि नहीं फिलिस्तीन का आंतरिक मामला है?
नरेंद्र मोदी क्यों बोले इस बात पर? क्या जरूरत थी बोलने की? लेकिन वो बोल के उन्होंने ठीक किया जो भी किया। दुनिया के कहीं भी किसी भी मनुष्य के साथ में अगर अन्याय होता है तो उसके लिए बोलना विश्व के मानवाधिकार संगठनों की, संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है। यह देश का आंतरिक मामला यह कह के मानवाधिकार हनन के घटनाओं को फर्श के नीचे खिसकाया नहीं जा सकता। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ये एक घटनाक्रम विकसित किया अपनी पॉलिसी में कि हम देश में जो होगा उस पर तो हम ये कहेंगे कि विदेश में किसी को बोलने का हक नहीं है, यह देश का आंतरिक मामला है। क्या इमेज रह गई आपकी? दो कौड़ी की इमेज नहीं है। अभी पूरे देश में पिछले 2 साल से डंका बजा रहे थे नरेंद्र मोदी कि विदेशों में हमारा जय घोष हो रहा है। अरे जय घोष हो रहा है तो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिला? आज हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पेरिस कन्वेंशन की 6 कसौटियों पर फेल हुआ है और इस फेलियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। इससे भारत की इमेज और भारत की जनता की इमेज खराब हुई है और इसे हम कहते हैं राजनीतिक क्राइम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आपने पपेट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था और वहां पर एक पपेट व्यक्ति को बिठा दिया, उसमें पुलिस के ऑफिसर्स बिठा दिए। अब ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की जांच पुलिस ऑफिसर्स करेंगे। आश्चर्य की बात है, जबकि पेरिस कन्वेंशन में प्रोविजन है कि वहां जो लोग बिठाए जाएंगे उनमें पुलिस ऑफिसर्स नहीं होंगे। वहां वे लोग बिठाए जाएंगे जो कि ये जो कसौटियां हैं इन कसौटियों पर खड़े उतरे और साथ साथ ये भी है कि वे ऐसे हो जिनकी कोई इज्जत हो, जिनकी इज्जत ही नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए खुद जिम्मेदार रहे हैं, वे लोग अगर मानवाधिकार आयोग में बिठाए जाएंगे तो मानवाधिकार तो लोगों की जांच, अगर अपहरण हो रहा है मानवाधिकारों का तो उनकी तो जांच ही नहीं होगी ईमानदारी से। तो नरेंद्र मोदी ने एक साथ 2 काम किए। 10 साल की उपलब्धि पूछ रहे हैं ना, 10 साल की क्या गारंटी दी उन्होंने एक गारंटी दी, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उन्होंने नष्ट कर दिया। दूसरी गारंटी उन्होंने यह दी हिंदुस्तान की जनता के लिए कि हिंदुस्तान की जो इमेज थी ए ग्रेड राष्ट्र की सारी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के मामले में, कि भारत में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कसौटियों पर काम करता है, उस इमेज को उन्होंने ध्वस्त किया। और यह उनकी गृह नीति और विदेश नीति दोनों की असफलता का बहुत बड़ा प्रमाण है। और यह बड़े पैमाने पर सिर्फ एक ही अखबार ने, दैनिक हिंदू ने इसे रिपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट किया। आपसे अपील है कि ये जो डंका बज रहा है ना कसौटियों का, गारंटियों का, नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि 10 साल में कौन सी गारंटी आपने कंप्लीट की? एक गारंटी कंप्लीट की, ह्यूमन राइट्स कमीशन को आपने वर्चुअली डैमेज किया। अब हिंदुस्तान में अगर मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसकी जांच करने वाली कोई राष्ट्रीय संस्था नहीं है जिसकी कोई इज्जत हो, कोई इज्जत नहीं है उसकी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके यहां जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ध्वस्त किया गया है, उसकी इमेज नष्ट की गई है, उसकी इमेज विदेशों में नष्ट की गई है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।